हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। हम लोग सभी छठे अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम था समंको या समंकों का संपादन एवं सांख्यिकी विभ्रम। समंकों का संपादन किस प्रकार से किया जाता है, जो दो रूपों में किया जाता है, प्राथमिक समंकों के लिए, द्वितीय समंकों के लिए, जिसके बारे में पूर्व वाले क्लास में अध्ययन कर चुके थे हम। समूहों का संपादन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रक्रिया बारे में विस्तारपूर्वक 4 प्रकार से प्रक्रिया अपनाई गई थी। संगति के लिए, एक रूपता के लिए, यानी संगति के लिए किस प्रकार संपादन किया जाता है, एक रूपता के लिए संपादन किस प्रकार से किया जाता है, पूर्णता के लिए संपादन किस प्रकार से किया जाता है और परिशुद्धता के लिए संपादन किस प्रकार से किया जाता है। इन पूर्व वाले क्लास में चारों बिंदुओं के बारे में, संपादन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज का जो बिंदु रहेगा हमारा संपदों का समंकों के संपादन का विश्लेषण करना है। अध्याय वही हमारा छठा अध्याय चल रहा है, 6 नंबर का। छठे अध्याय का जो नाम था वह हमारा था समंकों का संपादन एवं सांख्यिकी विवरण, जिसमें आज का बिंदु जो हमारा रहेगा वह रहेगा हमारा समंकों के संपादन का विश्लेषण। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, समंकों के संपादन, समंकों के संपादन का विश्लेषण, उनका एनालिसिस करना। कहने का तात्पर्य समंकों के संपादन का जो विश्लेषण किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, उन बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। किसी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। पिछले वाली क्लासों के अंदर कुछ विद्यार्थियों ने कुछ ट्यूशन के बारे में या बुक के बारे में, टॉपिक के बारे में कंटेंट भी किए थे, कुछ पूछा भी था, जानकारी प्राप्त की थी पढ़ने के लिए। अच्छा लगा, आशा करते हैं विद्यार्थी समझ में आ रहा होगा। फिर भी मान लो कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है पढ़ने में, तो आप स्वतंत्र होकर पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए हमारे बिंदु पर आते हैं। हमारा आज का बिंदु समंकों के संपादन का विश्लेषण, एनालिसिस किस प्रकार से किया जाता है, यानी उसकी जांच करना, उसका अध्ययन करना, उसके बारे में क्या है समंकों का संपादन, उसी के बारे में जाने। तो सामान्य तथ्यों के बारे में लिखते हैं, समंकों का संपादन होता क्या है। देखिए, समंकों के संपादन का, समंकों के संपादन, समंकों के संपादन का विश्लेषण, समंकों के संपादन का विश्लेषण सामान्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। सामान्यतः 3 प्रकार से, 3 प्रकार से बताया गया है। यानी समंकों का जो संपादन किया जाता है, संपादनों का विश्लेषण करने के लिए 3 प्रकार बताए गए हैं, बताया गया है। ठीक है बच्चों, संपादन का विश्लेषण जो किया जाता है वह 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, जो संपादन विश्लेषण के जो 3 भाग बताए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 से बताए गए हैं। इसके कहने था तो इसके 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम जो समंकों का संपादन का जो विश्लेषण किया जाता है, इसमें पहला जो भाग बताया गया है परिशुद्धता का स्तर। प्रथम भाग क्या बताया गया बच्चों, परिशुद्धता का स्तर। पहला भाग बताया गया परिशुद्धता का स्तर। दूसरा जो विश्लेषण किया गया वह हमारा सन्निकटन या सन्निकटता की मात्रा। नाम सुना होगा आप लोगों ने, विद्यार्थियों ने, सन्निकटता की मात्रा, क्वांटिटी के बारे में। और तीसरा जो अध्ययन किया गया वह हमारा है सांख्यिकी विभ्रम। कौन सा बच्चों, तीसरा बिंदु हमारा सांख्यिकी विभ्रम। विभ्रम क्या होता है, सांख्यिकी विभ्रम के बारे में अध्ययन किया गया है। तो 3 प्रकार से समंकों के संपादन का
विश्लेषण एनालिजन किया जाता है, जिसके सभी बिंदुओं के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आपको मैं हर बार बता चुका हूं कि सभी बिंदुओं को बारे में विस्तार से बताया जाएगा, समझाया जाएगा, कौन सा बिंदु क्या है, किस बिंदु में किस टॉपिक में क्या बताया गया है। ठीक है बच्चों, नंबर 1 डाल लीजिए सब विद्यार्थी, परिशुद्धता का स्तर। प्रथम बिंदु हमारा क्या है बच्चों? प्रथम जो विश्लेषण किया गया वह हमारा है परिशुद्धता का स्तर। परिशुद्धता का स्तर, परिशुद्धता के स्तर में क्या बताया गया है, क्या संपरिशुद्धता होती क्या है, या कि समंकों की जो परिशुद्धता होती है वो किस आधार पर बताई गई है, उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत परिशुद्धता का स्तर किस लेवल तक है जो हम अध्ययन कर रहे हैं, वह कितना कर रहे हैं, उसी के बारे में समझाया जाएगा। तो इसमें देखिए, पूर्ण परिशुद्धता का अर्थ किसी घटना की जो घटना होती है बच्चों, ठीक है, किसी घटना के जो वास्तविक स्वरूप होते हैं घटना के, किसी घटना के वास्तविक स्वरूप से है, वास्तविक स्वरूप से है, उस घटना का वास्तविक स्वरूप क्या है, जिसमें वह घटना, जो घटना घटित हुई है, ठीक है बच्चों, जिसमें वह घटना सुनी, देखी हुई या प्रस्तुत करने से, या उस घटना को प्रस्तुत करने से है। जैसे किसी विद्यार्थी को कोई, मान लो कोई बिंदु, कोई शब्द दिखाई नहीं दे रहा हो, बाय मिस्टेक कई बार हो जाता है ऐसे, तो मैं बोल भी रहा हूँ साउंड को, तो आप साउंड को सुनने के माध्यम से स्पष्ट कर लेना, ठीक है बच्चों। वैसे जहां तक गलती की संभावना कम है, फिर भी मान लो कोई दिख नहीं रहा हो, उसको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप सुनकर भी लिख सकते हो उसको। जिसमें पूर्ण परिशुद्धता का अर्थ है किसी घटना की, जो घटना घटित होती है किसी घटना के वास्तविक स्वरूप से, यानी जो घटना वास्तविक क्या घटित हुई है, जिसमें वह घटना है तो सुनी हुई होगी या देखी हुई होगी, या उस घटना को प्रस्तुत करने से लगाया गया है। लेकिन सांख्यिकी में, जो हमारी सांख्यिकी है, लेकिन सांख्यिकी में पूर्ण परिशुद्धता एक कठिन कार्य, कठिन क्या है वही बताया जाएगा। पूर्ण परिशुद्धता कठिन है, कठिन क्यों बताया गया है? क्योंकि सांख्यिकी के अंतर्गत जो भी रीतियां हैं, रीतियों का प्रयोग करने के लिए मानव का उपयोग किया जाता है, और ऐसा कोई भी मानव नहीं, इसके द्वारा गलती नहीं होती। जो बात मैंने अभी आपको बताई कि मानव के द्वारा कुछ न कुछ, कितना ही वह कुशल हो, योग्य हो, प्रशिक्षित ट्रेनिंग लिया हुआ हो, नहीं कुछ न कुछ गलती होने की संभावना उससे भी बनी हुई रहती है। तो यहाँ यही बात बताई गई है, लेकिन सांख्यिकी में पूर्ण परिशुद्धता कठिन है, क्योंकि यह शुद्धता का मापन, यह शुद्धता, जो शुद्धता प्रकट की जा रही है, समझा रही है, यह शुद्धता मनुष्य या
उसकी प्रकृति कह सकते हैं, उसकी प्रवृत्ति कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके द्वारा उसके द्वारा प्रयुक्त यानी उसे काम में लिए गए प्रयुक्त साधन, यानी जिन साधनों के द्वारा वह उन समूहों को एकत्र कर रहा है या उनकी जांच कर रहा है। ठीक है, प्रयुक्त साधनों से होती है, साधनों से होती है, यानी जो प्रगणक है अनुसंधान करता है, जिस प्रगणक की नियुक्ति कर रहा है वो प्रगणक उन समूहों का संपादन कर रहा है, वह संपादन करते में किन साधनों का उपयोग कर रहा है। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों ने देखा कुछ अध्यापक एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाते हैं तो उसकी क्लियरिटी अलग आएगी। हमारे द्वारा आपके लिए राइटिंग के माध्यम से समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो इसके माध्यम अलग इफेक्ट पड़ता है। तो कहने का कुल मिलाकर तात्पर्य ये होगा साधनों का, यानी साधनों का किस प्रकार से कैसे उपयोग में किया जा रहा है। जैसे मैं आपको ये बात जो बता रहा हूँ मैं इसको मुखजे वाले समझा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ उचित मानता हूँ कि आपको एक नोट्स के माध्यम से आप लिखा जाए, आप उसको समझे, लिखे, पढ़े, जानकारी प्राप्त करें, उसके माध्यम से आपको समझाया जा रहा है उचित तरीका, उचित साधन जो मैं उपयोग कर रहा हूँ मेरे अनुसार। ठीक है बच्चों, तो उपयुक्त साधनों से है, साधनों से होती है जो स्वयं ही अपने आप में क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, जो स्वयं ही क्या है बच्चों, अपूर्ण है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं है। जिन साधनों का वह उपयोग कर रहा है यह आवश्यक नहीं कि वे साधन पूर्ण रूप से होंगे, कि उनके द्वारा अपूर्ण सूचना ही प्राप्त होगी। तो अतः परिणाम व प्रवृत्ति के बारे में, परिणाम व उसकी प्रवृत्ति, किस प्रकार की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के बारे में, प्रवृत्ति के बारे में केवल क्या कर सकते हैं हम, केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, या लगाया जाता है, अनुमान ही लगाया जाता है, यानी उसके द्वारा केवल अनुमान ही लगाया जाता है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये समंकों के जो प्रस्तुत किए गए हैं, जिस रीति का प्रयोग किया गया है उसमें क्या है, और सांख्यिकी में सांख्यिकी में पूर्ण परिशुद्धता, सांख्यिकी में पूर्ण परिशुद्धता एक कल्पना मात्र है, यानी इसमें एक कल्पना बताई गई है, क्योंकि इसमें जो परिणाम लगाए जाते हैं वह अनुमान के आधार पर या अनुमान के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं या मानव के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो मानव के द्वारा जिन साधनों का प्रयोग किया जाएगा उसी के अनुसार परिणाम व्यक्त होंगे, और परिणाम व्यक्त होंगे कि अनुमान के आधार पर उसमें कुछ गलती होने की संभावना बनी हुई रहती है। ये हमारे पूर्ण परिशुद्धता है। इसमें आगे और भी समझाया गया है, कुछ विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, पेपर बड़े विद्वान रहे हैं, प्रोफेसर किंग का नाम आपने सुना भी होगा। तो किंग ने अपने मत प्रस्तुत किए, कि किंग के मत जानेंगे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना से विद्यार्थी आगे अध्ययन करते हैं प्रोफेसर किंग के अनुसार। ठीक है बच्चों, ले लिया इसकी तो सभी ने, चलो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे अध्ययन करते हैं प्रोफेसर किंग के अनुसार। इसमें चल रहा है अभी हम, ठीक है बच्चों, इसके अंदर डाल लेना एडिशन विद्यार्थी प्रोफेसर किंग के अनुसार। अब किंग ने शुद्धता के लिए, पूर्ण परिशुद्धता के लिए क्या बात बताई, उन्होंने क्या कहा, लिखी इसमें प्रोफेसर किंग के अनुसार। प्रोफेसर किंग के अनुसार प्रोफेसर किंग ने क्या मत प्रस्तुत किया है परिशुद्धता का स्तर का मापन करने के लिए, इनका विश्लेषण करने के लिए। देखिए
परिशुद्धता का जो परिशुद्धता अपनाई जाती थी, परिशुद्धता का अधिकतम जो अधिकतम संभव स्तर होता है, अधिकतम संभव स्तर जो आप प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है बच्चों, अधिकतम संभव स्तर प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त करने के प्रयत्न प्राय समय नष्ट करना है। यानी कहने का मतलब परिशुद्धता का जो आप मापन कर रहे हो, अधिकतम समय अधिकतम शुद्धता प्राप्त कर रहे हो, तो यह टीम के अनुसार यदि आप इस प्रकार से अधिक से अधिक शुद्धता का मापन कर रहे हो, तो आप अपने आप का समय कर रहे हो बच्चों, समय नष्ट कर रहे हो। तो इस प्रकार समय नष्ट नहीं करना चाहिए। और आगे लिखिए, सांख्यिकीय रीतियों के द्वारा जो रीतियां काम में ली जाती है, सांख्यिकीय रीतियों के द्वारा जिन द्वारा सांख्यिकीय रीति का प्रयोग किया जाता है, उसी के लिए बताया गया है सांख्यिकीय रीतियों द्वारा जटिल संख्याओं को सरल बनाया जाता है, और उसके लिए, उस कार्य के लिए और उसके लिए उपसाधन का कार्य करते हैं। इसके लिए उपसाधन की कार्य प्रणाली को अपनाया जाता है और शुद्धता का स्तर निश्चित करके, और शुद्धता का जो स्तर होता है, मापन होता है, शुद्धता का स्तर निश्चित करके परिणामों में परिणाम जो प्रस्तुत किए जाते हैं, परिणामों में शुद्धता का स्तर का मापन किया जाता है। तो परिणामों में संभव शुद्धता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी उस शुद्धता को प्राप्त करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जाता है। एवं यह शुद्धता जो आती है, यह शुद्धता का या स्तर जो उसका लेवल होता है, यह शुद्धता का स्तर किस प्रकार से, तो उसके बारे में, तो यह शुद्धता का स्तर अनुमान व संभावनाओं पर ही, अनुमान व संभावनाओं, पॉसिबिलिटी कहने का तात्पर्य संभावनाओं पर निर्भर करता है, संभावनाओं पर निर्भर
डिपेंड करना, निर्भर करता है। यह संभावनाओं पर भी डिपेंड रहेगा। ये शुद्धता का स्तर आपको किस प्रकार से दिया गया है, कैसा है, किसके लिए है। ये हमारे सामान्य जानकारी सामान्य प्राप्त हो गई परिशुद्धता के स्तर के लिए। इसमें कुछ इसके लिए साधन करने के लिए इसका स्तर भी बताया गया है, स्तर के बिंदु बताए गए हैं। तो परिशुद्धता का स्तर जो होता है किस मापन तक होता है, कहाँ तक होता है, उसके बारे में जानकर बात कर लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी। आगे परिशुद्धता का स्तर, परिशुद्धता का स्तर मापन करने के क्या बिंदु बताए गए हैं। इसमें कुछ बिंदु बताए गए परिशुद्धता का स्तर मापन करने के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट से विद्यार्थियों ने सबने लिख लिया। चलिए लिखते हैं परिशुद्धता का स्तर। पर कुछ परिशुद्धता भी कहते हैं, परिशुद्धता का स्तर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिखिए इसमें परिशुद्धता का स्तर। साफ करूं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं आएगी, आपको साफ साफ दिख भी जाएगा। देखिए परिशुद्धता का स्तर, परिशुद्धता का जो स्तर होता है, परिशुद्धता का स्तर समंग संग्रहण से पूर्व ही, स्तर समंग संग्रहण से पूर्व ही, परिशुद्धता का जो स्तर होता है समंग का संग्रहण करने से पूर्व ही शुद्धता के स्तर को, पूर्व ही शुद्धता के स्तर, इसके लेवल, शुद्धता के स्तर को निश्चित कर लेना चाहिए। आप समंकों का संग्रहण कर रहे हो, समंकों के शुद्धता का मापन कर रहे हो, तो आप कलेक्शन कर रहे हो समंकों को, उस समय उसके शुद्धता का मापन कर लेना चाहिए, ताकि आपको आगे किसी पर दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। निश्चित कर लेना चाहिए इसके स्तर को, इसके स्तर को, जो इसका स्तर होता है उसके लिए कुछ बिंदु बताए गए हैं। तो इसके स्तर को, इसके स्तर के लिए, इसके स्तर के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को, इसके स्तर के लिए निम्न बिंदुओं को या निम्न बातों को, निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना, ध्यान में रखना आवश्यक है। तो परिशुद्धता का मापन करने के लिए कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान रखना आवश्यक है, वो बिंदु कौन कौन से हैं। नंबर 1, पहला बिंदु लिखिए। पहला बिंदु क्या बताया गया है, समंक संग्रहण का तरीका, यानी समंकों का संग्रहण करने के लिए आपको सही प्रकार की नीतियों का या तरीकों का उपयोग करना होगा। तो पहला बिंदु हो गया समंक संग्रहण का तरीका। आपका तरीका उचित होना चाहिए, जिस प्रकार समंकों को एकत्र सही प्रकार से एकत्रित कर सके। दूसरा बिंदु बताया गया है अनुसंधान का उद्देश्य, यानी जब समंकों को आप एकत्र कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों, जब समंकों को आप एकत्र कर रहे हो तो आपका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। जैसे कि आप लोग YouTube के माध्यम से या अन्य किसी ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आप अध्ययन कर रहे हो, तो आपका उद्देश्य फिक्स होना चाहिए। सर मेरा उद्देश्य है इस एग्जाम को पास करना, तो उद्देश्य निश्चित होगा आपका, तो आप सही लक्ष्य तक, अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है, शुद्धता के स्थापन करने के लिए समंक संग्रहण का तरीका उचित तरीका होना चाहिए। नंबर 2, अनुसंधान का उद्देश्य, अनुसंधान का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य भी निश्चित होना चाहिए। और तीसरा जो बिंदु बताया गया है वह हमारा है संभावित परिशुद्धताओं का स्तर। जितनी संभावना हो, जितनी संभावना तक आप उसके शुद्धता का मापन कर सकते हो, आपको उसका मापन करना चाहिए। तो संभावित शुद्धता का स्तर,
ये 3 बिंदु बताए गए हैं हमारे बुक के अंतर्गत कि जो परिशुद्धता का जो स्तर है, स्तर को ध्यान में रखने के लिए 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना पर हमें आवश्यक। कौन कौन से? समन संग्रहण का तरीका, नंबर 2 अनुसंधानों का उद्देश्य, और नंबर 3 संभावित परिशुद्धताओं का स्तर। आगे लिखिए अंतिम बिंदु। अतः सांख्यिकी अनुसंधानों में सांख्यिकी अनुसंधान जो अपनाया जाता था, सांख्यिकी अनुसंधान में परिशुद्धता का स्तर भी अनुसंधानकर्ता की प्रकृति व उद्देश्यों पर निर्भर करता है। सांख्यिकी अनुसंधान में परिशुद्धता का स्तर भी अनुसंधान की प्रकृति, बच्चों अनुसंधान की प्रकृति व उद्देश्य, एम्स कहने का तात्पर्य प्रकृति व उद्देश्य पर निर्भर करता है। इसलिए उद्देश्य पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। इसलिए सांख्यिकी माप जो बनाया जाता है, इसलिए सांख्यिकी माप में परिशुद्धता का जो मापन होगा, सांख्यिकी माप परिशुद्धता का स्तर ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जो जिसमें यथोचित परिणाम, यानी जो परिणाम आप प्राप्त करना चाहते हो, जिस परिणाम को प्राप्त करने का आपका उद्देश्य हो, जिस परिणाम के लक्ष्य तक आपको पहुंचना हो, वो हमारा यथोचित कहलाता है। जिसमें यथोचित परिणाम प्राप्त हो सके। तो कहने का तात्पर्य कुल मिला के इतना हो गया कि यदि आप चाहते हो कि मुझे इस प्रकार का परिणाम प्राप्त हो, इस प्रकार की सूचनाएं मुझे मिल जाए, तो आप यह कोशिश करना चाहिए कि आप जो आपका जो माप का जो सांख्यिकी माप का जो परिशुद्धता का जो स्तर होगा, उसी के अनुरूप होना चाहिए। जैसे कि आप चाहते हो कि साहब मैं सांख्यिकी डिपार्टमेंट में मेरी जॉब लग जाए, मैं इस एग्जाम को फाइट कर लूं, तो आपके पढ़ने का तरीका उसी प्रकार का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वो किसी चैनल के माध्यम से क्लास ले रहे, किसी विद्यार्थी ने मुझे बताया कि साहब हमने वहाँ किसी से ऑनलाइन क्लास ली है, हमने परचेज किया है टॉपिक को, हमने वहाँ पर स्टेटिस्टिक्स के बारे में 10 क्लास 15 20 30 क्लास ली। सब सोचने वाली यह बात है कि 18-19 जो चैप्टर हमारे सांख्यिकी बुक में दे रखे हैं, ऑथर वाली बुक के अंतर्गत, तो 30 क्लासों के अंदर 18 चैप्टर कहाँ से खत्म होंगे? या तो उस सामने वाले ने बहुत छोटा ज्ञान दिया है, पूर्ण रूप से नहीं बताया गया। हमारा यह प्रयास किया जा रहा है कि विद्यार्थी को प्रत्येक बिंदु के बारे में, एक बिंदु के बारे में अच्छी तरह से बताया जाए। चाहे कम पढ़ लें, लेकिन कम पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े, ज्ञान वर्धक पढ़े, जो हमारे भविष्य में काम आए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे दूसरे बिंदु के बारे में। आज पहले प्रश्न इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।
कल वाले क्लास में हम सन्निकटता, सन्निकटता क्या होती है, सन्निकटता के में बिंदु बताए गए, 3-4 बिंदु बताए गए हैं, उसके बारे में सन्निकटता होती क्या है, किस प्रकार सन्निकटता का मापन किया जाता है, उन सभी बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम आगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइएगा। समझ में आ रहा हो तो अपने मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को शेयर करना, जो इस कंपटीशन किया है, बीकॉम पढ़ रहा हो, बीकॉम पढ़ रहा हो या एमकॉम पढ़ रहा हो, तैयारी कर रहा हो, सही विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, ठीक है, मिलता है अगले क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी। ठीक है।